ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। नक्सल प्रभावित व्यक्ति को यात्री बस किराए में 50% की छूट मिलेगी। प्रदेश में बनाई जाएगी फिल्म नीति। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णय। किसानों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने मुख्यमंत्री ने आज एकीकृत किसान पोर्टल की शुरुआत की। भाजपा नेत्री और राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय को पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले चुनाव के लिए चुनाव का सह-प्रभारी बनाया। और बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने 3 माओवादियों को गिरफ्तार किया। अठारह वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है। ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। छत्तीसगढ़ के लिए हेल्पलाइन नंबर है 104 और 0771 22359091। साथ ही राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 1075। अब समाचार विस्तार से। राज्य मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ फिल्म नीति के निर्माण की अनुमति प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि इस फिल्म नीति का प्रमुख उद्देश्य छत्तीसगढ़ को फिल्म अनुकूल राज्य बनाने, फिल्म शूटिंग के लिए राज्य को सेंट्रल हब के रूप में विकसित करने के साथ ही स्थानीय प्रतिभाओं के लिए रोजगार का विकास करना होगा। इसके अलावा बैठक में निर्णय लिया गया कि छत्तीसगढ़ में निर्मित फिल्म को यदि सूचना और प्रसारण मंत्रालय नई दिल्ली की ओर से प्राइम कैटेगरी में कोई राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त होता है तो उसे 1 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन अनुदान दिया जाएगा। मंत्रिमंडल की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि कलेक्टर द्वारा जिस व्यक्ति को नक्सल प्रभावित व्यक्ति का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा तो उसे राज्य के भीतर यात्री बस किराए में 50% की छूट दी जाएगी। वहीं ऐसे आवेदक जिनके माता पिता छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होने की पात्रता रखते हैं, यदि वे दूसरे राज्यों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो उन्हें भी छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी की विद्युत परियोजनाओं के ऐसे भू विस्थापित जो शासकीय या निजी नौकरी करते थे या जो प्रभावित गांवों के अलावा कहीं और व्यापार या व्यवसाय कर रहे हैं, उन्हें भी पुनर्वास योजना का लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज एकीकृत किसान पोर्टल kisan.cg.nic.in की शुरुआत की। कृषि विभाग द्वारा तैयार किए गए इस पोर्टल में राजीव गांधी किसान न्याय योजना, समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना और दो कुटकी रागी उपार्जन योजना का लाभ देने के लिए किसानों को एक ही बार पंजीयन कराना होगा। इस पोर्टल के माध्यम से योजनाओं के क्रियान्वयन, प्रबंधन, पर्यवेक्षण और रिपोर्टिंग में आसानी होगी। साथ ही भूमि और गिरदावरी के भुइयां पोर्टल से ऑनलाइन सत्यापन किया जा सकेगा तथा सटीक और त्वरित डाटा भी प्राप्त की जा सकेगी। इस पोर्टल से किसानों की जमीनों के भौतिक सत्यापन और योजनाओं के तहत उन्हें दी जाने वाली राशि की गणना करने में भी आसानी होगी। छत्तीसगढ़ में कोरोना से बचाव के लिए अब तक 1,52,04,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कोरोना टीकाकरण कार्य में तेजी लाने के लिए कल मोर जिम्मेदारी अभियान की शुरुआत की। 4 महीने तक चलने वाले इस अभियान के तहत राज्यभर में आदिवासी क्षेत्रों के लोगों को कोविड टीकाकरण के लिए प्रेरित किया जाएगा। इस अवसर पर श्री सिंहदेव ने कहा कि यह अभियान राज्य में आदिवासी समुदायों के टीकाकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। साथ ही सरकार के टीकाकरण से जुड़े प्रयासों में एक महत्वपूर्ण योगदान है। इस अभियान में यूनिसेफ और एकता परिषद के साथ युवाओं, धार्मिक और आदिवासी नेताओं, निर्वाचित प्रतिनिधियों तथा सामाजिक संगठनों का सहयोग लिया जाएगा। वहीं यूनिसेफ के प्रमुख जॉब जकारिया ने कहा कि मोर जिम्मेदारी अभियान के तहत लोगों को कोविड टीकाकरण के बारे में जागरूक करने के साथ ही कोविड अनुकूल व्यवहार के बारे में भी बताया जाएगा।
इस बीच रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार ने टीकाकरण की गति बढ़ाने के लिए बूथ लेवल पर अधिकारियों को घर घर सर्वे कर सूची तैयार करने निर्देश दिए हैं ताकि छूटे हुए लोगों का टीकाकरण किया जा सके। गौरतलब है कि रायपुर जिले में 80% लोगों को कोविड टीके की पहली डोज लगा दी गई है। उधर कोंडागांव जिले में कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को टीका लगा रहे हैं। इसके लिए जिले में 70 टीमें बनाई गई हैं। बीते 6 सितंबर को जिले में सर्वाधिक 4,000 लोगों का टीकाकरण किया गया। इधर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर में लगातार कमी आ रही है और औसत पॉजिटिविटी दर 0.18% पर आ गई है। प्रदेश में कल जहां कोरोना संक्रमण के 56 नए मामले सामने आए, वहीं 12 जिलों में एक भी नया मरीज नहीं मिला। इस बीच कोरोना संक्रमण की दर में सुधार आने के बाद रायपुर कलेक्टर ने आवागमन और अन्य सार्वजनिक गतिविधियों पर रात 10 बजे तक लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। इधर दुर्ग जिले में स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिले की नोडल अधिकारी प्रियंका वर्मा ने विभाग द्वारा विभिन्न अस्पतालों में करीब 1,000 ऑक्सीजन युक्त बिस्तर तैयार कर लिए गए हैं। वहीं जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट की भी व्यवस्था की जा चुकी है। इसके साथ ही प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को आइसोलेशन के लिए तैयार किया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। भारतीय जनता पार्टी ने अगले साल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव प्रभारियों के नामों का ऐलान कर दिया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रभारी नियुक्त किया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ की भाजपा नेत्री और राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय को सह-प्रभारी बनाया गया है। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। यह दिवस व्यक्ति, समुदाय और समाज के लिए साक्षरता के महत्व को रेखांकित करता है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का विषय डिजिटल साक्षरता विभाजन को कम करना है। पहला अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस वर्ष 1967 में मनाया गया था। इधर छत्तीसगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को साक्षरता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि साक्षरता समाज में जागरूकता लाने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने कहा कि साक्षरता का अर्थ केवल पढ़ने लिखने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जन सामान्य के आत्मसम्मान से भी जुड़ा हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन अक्षरों की अलख जगाने और अक्षर ज्ञान के प्रकाश से अपने तथा समाज के जीवन में चेतना, सुख और समृद्धि की रोशनी फैलाने का दिन है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने आह्वान किया कि प्रदेश को 100% साक्षर बनाने के लिए सभी अपना योगदान देने का संकल्प करें। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि प्रदेश में सिकल सेल की पहचान और रोकथाम के लिए सभी जिलों में सिकल सेल यूनिट बनाकर सघन स्क्रीनिंग अभियान चलाया जाए। उन्होंने सिकल सेल के बेहतर इलाज के लिए ओपीडी व्यवस्था के अलावा आईपीडी और एडवांस वर्जन के साथ साथ अनुसंधान स्तर की भी व्यवस्था शुरू करने के निर्देश दिए। श्री सिंहदेव ने कल रायपुर में छत्तीसगढ़ सिकल सेल इंस्टीट्यूट संचालक मंडल के कार्यों की समीक्षा के दौरान यह बात कही। कार्टून वॉच पत्रिका के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राजभवन में कल रजत जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि कार्टून एक ऐसी विधा है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों को सरल और सहज रूप में प्रस्तुत करती है। कार्टूनिस्ट कार्टून के माध्यम से समाज की समस्याओं और कुरीतियों पर कटाक्ष करते हैं। साथ ही कई बार इसके जरिए सकारात्मक संदेश भी दिया जाता है। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और कार्टून वॉच पत्रिका के संपादक त्र्यंबक शर्मा भी उपस्थित थे।
बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने 3 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही एक माओवादी स्मारक को भी ध्वस्त कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार एसटीएफ और सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन की संयुक्त टीम बासागुड़ा थाना क्षेत्र में सर्चिंग पर निकली थी। इसी दौरान 3 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया। इन माओवादियों पर तिमापुर टेकरी में आईईडी विस्फोट की घटना में शामिल रहने का आरोप है। बेमेतरा और राजनांदगांव जिले में अलग अलग सड़क हादसों में 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 अन्य लोग घायल हो गए हैं। बेमेतरा जिले के खेदामारा गांव के पास आज एक 4 पहिया वाहन ने मोटरसाइकिल सवार 3 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में एक बच्ची समेत 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। ये सभी एक ही परिवार के थे। ये लोग कोहगा गांव से बेमेतरा जा रहे थे। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने मार्ग पर चक्काजाम कर दिया था। पुलिस द्वारा समझाइश देने के बाद लोगों ने चक्काजाम समाप्त किया। वहीं राजनांदगांव जिले के इंदावानी गांव के पास भी 4 पहिया वाहन ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। एक निम्न दाब का क्षेत्र दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश और उसके आसपास स्थित है। वहीं मानसून द्रोणिका दक्षिण पूर्व की ओर मध्य बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ है। इसके असर से प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर अगले 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं कुछ स्थानों पर आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अब कुछ खबरें संक्षिप्त में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज गोधन न्याय योजना के अंतर्गत 27वीं किश्त के रूप में पशुपालकों, संग्राहकों, महिला स्व सहायता समूहों और गौठान समितियों के खाते में 5 करोड़ 33 लाख रूपये की राशि का ऑनलाइन अंतरण किया। डीजीपी डीएम अवस्थी की अध्यक्षता में आज हुई बैठक में पुलिस विभाग के 3 खिलाड़ियों वेटलिफ्टर रुस्तम सारंग, वुसू खिलाड़ी आरक्षक मनोज ठाकुर और वॉलीबॉल खिलाड़ी प्रधान आरक्षक दीपेश कुमार सिन्हा को खेल के आधार पर क्रम से पूर्व पदोन्नति प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश को वर्ष 2023 तक टीबी मुक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत टीबी की सघन खोज और उपचार अभियान 10 सितंबर से 10 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। रायपुर रेल मंडल के अंतर्गत भिलाई जी केबिन के बीच सिरसा रेलवे संपर्क फाटक पर मरम्मत कार्य किया जा रहा है। इसके कारण कल सुबह 8 बजे से 12 सितंबर की सुबह 7 बजे तक इस मार्ग पर यातायात वाहनों का आवागमन बंद रहेगा। और गरियाबंद जिले में देवभोग पुलिस ने गांजा तस्करी के मामले में एक महिला सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 61 किलो गांजा बरामद किया है। इनमें से 3 आरोपी उत्तर प्रदेश और एक ओडिशा का रहने वाला है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नक्सल प्रभावित व्यक्ति को यात्री बस किराए में 50% की छूट मिलेगी। प्रदेश में बनाई जाएगी फिल्म नीति। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णय। किसानों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने मुख्यमंत्री ने आज एकीकृत किसान पोर्टल की शुरुआत की। भाजपा नेत्री और राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय को पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले चुनाव के लिए चुनाव का सह-प्रभारी बनाया। और बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने 3 माओवादियों को गिरफ्तार किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।